हेलो बच्चों, प्रथम नीट मास्टर में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर पूनम आज आपके लिए वंशागति का आणविक आधार से एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किस सेक्शन के अंदर या किस रीजन में मिलने वाला है। तो 12th में एनसीईआरटी का चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। उसके अंदर हमें मिलता है क्या, जीन अभिव्यक्ति का नियमन। क्या मिलता है? जीन अभिव्यक्ति का नियमन मिलता है। अब सबसे पहले हम ये समझ लें कि जीन अभिव्यक्ति का नियमन है क्या। तो हमें ये पता है कि हमारे पास 2.2 मीटर डीएनए है, उस डीएनए पर हमको मिलते हैं जीन। तो जीन जब अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में हमें कुछ मिलता है, और यही प्रोडक्ट हमारी बॉडी में क्या है, शारीरिक क्रियाओं को कराने के लिए या जैविक क्रियाओं को कराने के लिए आवश्यक है। तो हम इस बात को ही समझने के लिए जीन अभिव्यक्ति के नियमन के अंतर्गत किसको देखने वाले हैं? लैकोपेरॉन को। किसको देखने वाले हैं? लैकोपेरॉन को। तो मैं बोलती हूँ कि लैकोपेरॉन ये जो टर्म है या ये लैकोपेरॉन की जो प्रस्तुति है वो किसने की थी। तो मैं बताती हूँ कि जो लैकोपेरॉन उसकी स्पष्ट रूप से जानकारी दो साइंटिस्टों ने मिलकर दी थी। कितनों ने? दो साइंटिस्टों ने मिलकर दी थी। एक थे हमारे अनुवांशिकविद। कौन थे? अनुवांशिकविद, जिनको हम जेनेटिस्ट बोलते हैं। दूसरे साइंटिस्ट थे जैव रासायनिकविद, जिनको हम बायोकेमिस्ट बोलते हैं। तो जो अनुवांशिकविद थे उनका नाम था जैकब, और जो जैव रासायनिकविद हैं उनका नाम था मोनार्ड। इन दोनों ने मिलकर लैकोपेरॉन के बारे में बताया। ठीक है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैकोपेरॉन के बारे में स्पष्ट जानकारी किसने दी थी। तो ये दो साइंटिस्ट जैकब और मोनार्ड आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जैकब कौन थे? बायोकेमिस्ट थे कि जेनेटिस्ट थे, अर्थात जैव रासायनिकविद थे कि अनुवांशिकविद थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, अब ये लैकोपेरॉन है क्या, इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है, तो ये लैकोपेरॉन किसके अंदर प्रस्तुत होता है या मिलता है या जीन की अभिव्यक्ति कराता है, इन सब बारे में हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले। किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन इसी ऑर्डर में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी इन अ सिंपल वे में। तो देखते हैं, हमारे पास है लेख प्रचालेख। क्या है? लेख प्रचालेख। किसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लैकोपेरॉन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, इसको बताने वाले कौन थे? अच्छा, तो जो लेख प्रचालेख है उसका अर्थ क्या होता है? क्या बोल रही हूं मैं? लेख प्रचालेख का अर्थ क्या होता है? तो लेख प्रचालेख में जो लेख वर्ड है उसका मतलब होता है लैक्टोज। क्या मतलब होता है बच्चों? लैक्टोज। मतलब लैक्टोज पर काम करने वाला कोई प्रचालेख है, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया है? लेख प्रचालेख। क्या नाम दे दिया है? लेख प्रचालेख नाम दे दिया है। तो लेख प्रचालेख में लेख शब्द हमको बताता लैक्टोज के बारे में, और इस लेख प्रचालेख में हमको मिलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन। क्या मिलते हैं मेरे बच्चों? पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन मिलते हैं। अब मैं बोलती हूँ इन पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन का मतलब इन जीन की अभिव्यक्ति का नियमन कराना है, जो किस पे मिल रहे हैं? लेख प्रचालेख पर मिल रहे हैं। इनका नियमन एक सामान्य, क्या बोला मैंने? एक समान उन्नायक और नियामक जीन से होता है। किससे होता है? एक ही उन्नायक और नियामक जीन से होता है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा उन्नायक है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। और नियामक जीन को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलेटरी जीन या रेगुलेटर जीन। क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी जीन के नाम से बोलते हैं। तो मैं बोलती हूँ अगर मुझे इस लेख प्रचालेख में मिलने वाले पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन का नियमन कराना है, मतलब उनकी जीन की अभिव्यक्ति को हमको नियमित करना है, तो हमको कौन लगेगा? एक तो नियामक लगेगा। कौन लगेगा बच्चों? नियामक लगेगा। और दूसरा लगेगा उन्नायक। कौन लगेगा? उन्नायक लगेगा। चलिए, तो मैं कहती हूँ इस प्रकार की जो व्यवस्था है अधिकांश जीवाणु में बहुत समान रूप से पाई जाती है, इसलिए इस व्यवस्था को हमने नाम क्या दे दिया है? प्रचालेख। क्या नाम दे दिया है? प्रचालेख दे दिया। अच्छा, अब इस लेख प्रचालेख के अलावा एनसीईआरटी में किसकी बात की गई है? तो 4 ऑपेरॉन मतलब प्रचालेख और हैं जिनकी बात एनसीईआरटी करती है, पर इन 5 में से हमें सिर्फ पढ़ना किसको है? लेख प्रचालेख को। तो देख लीजिए, पहला कौन है हमारे पास? लेख प्रचालेख, जिसका हमको डिस्क्रिप्शन डिटेल में पढ़ना है। दूसरा आता है हिस प्रचालेख, जिसको एनसीईआरटी लिखती है HIS प्रचालेख। क्या लिखती है बच्चों? HIS प्रचालेख। दूसरा है ट्रैप प्रचालेख, जिसको एनसीईआरटी लिखती है TRP प्रचालेख।
लिखती, और चौथा आता है वैल प्रचालक, जिसको एनसीईआरटी लिखती VAL प्रचालक, क्या लिखती है VAL प्रचालक, और पांचवा है एरा प्रचालक, जिसको लिखती ARA प्रचालक। तो मैंने मेरे लिए जिंगल बनाया याद करने के लिए, क्योंकि एक दिन की बात नहीं, हमको लॉन्ग टर्म तक याद करना है। तो मैं बोलती हूँ एक लड़का है, उसने क्या किया, अपने एरिया को वेल तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश की, मतलब ट्राई किया। तो मैंने बोला हिज ट्राई एरिया वेल, क्या बोला मैंने, हिज ट्राई एरिया वेल, किसको, ताले को खोल। तो लैक मतलब लॉक से हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पांचों प्रचालक जिनकी बात एनसीईआरटी करती है ये आपको याद हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि वास्तव में ये लैक प्रचालक मिल कहाँ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने बताया कि ये प्रचालक है, इसमें लैक वर्ड का मतलब लैक्टोज है, पर बाकी इसमें मिलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, पर ये पूरा प्रचालक हमें मिलेगा कहाँ, ये तो एक बात यहाँ मिल रही है कि इस तरीके की व्यवस्था अधिकांश रूप से हमको जीवाणुओं में देखने को मिल रही है, और जीवाणुओं में मिलने वाला इस प्रकार की व्यवस्था को ही हम क्या बोल रहे हैं, प्रचालक बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। मैं बोलती हूँ जीवाणु के रूप में हमारे पास कौन है बच्चों, इकोलाई। कौन है, इकोलाई। इकोलाई का ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कौन है बच्चों, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर मैं बोलूं इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर मैं इतने पार्ट ऑफ डीएनए को मैं मार्क करूं, तो इसे मैं क्या बोलूंगी, डीएनए का खंड। क्या बोलूंगी, डीएनए का खंड। बस इस ही डीएनए के खंड से हम दर्शा सकते हैं किसको, लेक प्रचालक को। किसको दर्शा सकते हैं, लेक प्रचालक को। तो मैं कह सकती हूँ कि इस लेक प्रचालक पे मिलने वाले अगर जीन अपनी अभिव्यक्ति दे देंगे, क्या दे देंगे, लेक प्रचालक में मिलने वाले जितने भी जीन हैं अगर वो अपनी अभिव्यक्ति दे देंगे तो उनकी अभिव्यक्ति से हमको उत्पाद मिलेगा, और वो उत्पाद किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लैक्टोज के उपापचय के लिए। किसके लिए उत्तरदायी होगा, लैक्टोज के उपापचय के लिए होगा। तो देखते हैं, तो हमने बोला लेक प्रचालक में एक तो नियामक जीन होता है। क्या होता है, नियामक जीन। जैसे मैंने आपको बताया नियामक के लिए आपको याद रखना है रेगुलेटरी जीन है, मतलब उसको रेगुलेट करवाएगा। तो जो नियामक जीन है उसी को यहाँ क्या बताते हैं, आई जीन। किस नाम से बोल रहे हैं, आई जीन से। तो हम ये नहीं कह सकते कि आई का मतलब है प्रेरित करने वाला या प्रेरक, मतलब इस ओपेरॉन को प्रेरित करने वाला। नहीं नहीं, अब मैं बोलूंगी ये जो आई है ये शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, मंदक शब्द से। किससे हुई है, मंदक शब्द से। मंदक का मतलब होता है इनहिबिटर। क्या होता है, इनहिबिटर, मतलब जो रोकने का काम करे। किसका काम करे, रोकने का काम करे। तो ये जो आई जीन है जिसको हम नियामक जीन कह रहे हैं, वो लैक प्रचालक में, क्या बोला मैंने, लैक प्रचालक में किस चीज का कूट लेखन कराता है। तो मैं बोलती हूँ आई जीन है जो कूट लेखन करा रहा है, मतलब कोड कर रहा है। क्या कर रहा है, कोड कर रहा है प्रचालक के दमनकारी प्रोटीन का। किसका कोड कर रहा है, प्रचालक के दमनकारी प्रोटीन। अब यहाँ याद रखना है दमनकारी प्रोटीन को ही हम क्या बोलेंगे, रिप्रेसर प्रोटीन, या इसी प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, मंदक प्रोटीन, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनहिबिटर प्रोटीन। क्या बोलेंगे, इनहिबिटर प्रोटीन बोलेंगे। तो मैंने कुछ बोला क्या, नियामक जीन है। नियामक जीन कौन है, आई है, जिसका मतलब प्रेरक नहीं है, पर ये शब्द आया किससे है, मंदक से। और ये आई जीन कूट लेखन करता है प्रचालक के दमनकारी प्रोटीन का। चलो भैया एक बात तो ये हमने क्लियर कर ली। अब हमें बात करनी है क्या कि इकोलाई के इस लेख प्रचालक में क्या मिल रहे हैं, 3 पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन। क्या मिल रहे हैं, 3 पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन, जिनका नाम क्या है, जेड वाई अल्फा। क्या नाम है, जेड सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन मतलब जीन, वाई सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन मतलब जीन, अल्फा सिस्ट्रॉन मतलब जीन। अच्छा, ये तीनों ही जीन क्या कर रहे होंगे, कूट लेखन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कूट लेखन कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ जो वाई सिस्ट्रॉन है, मतलब वाई सिस्ट्रॉनिक जीन है या जो जीन है वो कूट लेखन करता है एंजाइम के लिए। कौन से एंजाइम के लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए। किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए। ठीक इसी प्रकार से कौन है हमारे पास, वाई सिस्ट्रॉनिक जीन है या वाई सिस्ट्रॉन है या वाई जीन है जो कूट लेखन करता है परमिएज एंजाइम के लिए। किसके लिए करता है बच्चों, परमिएज एंजाइम के लिए। और तीसरा है अल्फा सिस्ट्रॉन या अल्फा जीन जो कूट लेखन करता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का। किसका कूट लेखन करता है, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का। अच्छा चलो आपको ये पता चल गया, 3 पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन जिनका नाम ये है और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट हमको पता चल गए हैं। अब ये प्रोडक्ट
या मैं बोलूँ ये प्रोडक्ट किस पर काम करेंगे, या इस लेख प्रचालक में इन प्रोडक्ट मतलब जीन के प्रोडक्ट का क्या काम है कि इनका बनना या इनके जीन के अभिव्यक्ति का होना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला कौन था, जेड जीन था। कौन था बच्चों, जेड जीन था, जो कोड कर रहा था मतलब कूटलेखन करा रहा था बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का। किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए। तो मैं बोलती हूँ जो जब भी ये जीन अपने आप को अभिव्यक्त करेगा तो इसकी अभिव्यक्ति से बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। अच्छा चलो, अब ये एंजाइम कौन सा चमत्कार कर रहा है इसकी बात कर लेते हैं। तो मैं बोलती हूँ ये एंजाइम जल अपघटन कराता है। क्या कराता है, जल विघटन कराता है। किसका करवाता है, डाइसेकेराइड का। किसका करवाता है बच्चों, ये मैंने लिख रखा है डाइसेकेराइड का। किस में करवाता है, एकलक इकाई में। किस में करवाता है, एकलक इकाई। एकलक मतलब होता है, देखो डाई मतलब जिसमें दो, अच्छा दो चीज टूटेगी तो किस में टूटेगी, एक एक मॉलिक्यूल में टूटेगी। इसलिए हमने बोला डाइसेकेराइड को बदलता है या जल विघटन कराता है एकलक इकाई। एकलक इकाई को हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड। अच्छा लेख प्रचालक, अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने बताया कि लेक वर्ड किसके लिए, लैक्टोज के लिए। तो यहाँ पर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो लैक्टोज शुगर मतलब डाइसेकेराइड का ही क्या करा रहा है, जल विघटन। किस रूप में करा रहा है, एकलक इकाई। मतलब जब भी लैक्टोज का एक मॉलिक्यूल टूटेगा उससे हमको क्या, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिलेंगे। ये दोनों ही क्या है, मोनोसेकेराइड यूनिट है। क्या है, मोनोसेकेराइड यूनिट है। तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज कर क्या रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ रही है हमको लैक्टोज को तोड़ने के लिए। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, हम काम करते हैं, हमारे को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो अगर बैक्टीरिया इकोलाई है वो भी काम कर रहा है, जिंदा रह रहा है, उसका भी जन्म सिद्ध अधिकार है जिंदा रहना, तो उसको भी एनर्जी चाहिए। तो वो डायरेक्ट एनर्जी लैक्टोज से नहीं ले सकता, तो इसको विघटित कराने के लिए वाई जीन की अभिव्यक्ति जरूरी हो जाती है, ताकि क्या मिल सके, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और जीवाणु मतलब इकोलाई उसका उपयोग कर सके किस रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में। किस रूप में, ऊर्जा के रूप में। चलो अब कौन है हमारे पास, दूसरा जीन जिसका नाम क्या है, वाई जीन। क्या नाम है, वाई जीन। जो वाई जीन है ये जब भी अपनी अभिव्यक्ति बताएगा या करेगा, या इस जीन की जब भी अभिव्यक्ति मिलेगी तो हमारे पास उत्पाद के रूप में बन के आएगा परमीएज एंजाइम। क्या बन के आएगा, परमीएज एंजाइम। और ये परमीएज एंजाइम कोशिका की पारगम्यता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइड के लिए। साइडेज नहीं लिखा है, बीटा गैलेक्टोसाइड के लिए। मतलब बीटा गैलेक्टोसाइड मतलब का जिस पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम काम करने वाला है, अर्थात किसके लिए, लैक्टोज के लिए। कोशिका की पारगम्यता को क्या, बढ़ा रहा है। अर्थात बाहर से लैक्टोज को सेल के अंदर क्या करवा रहा है, ट्रांसपोर्ट मतलब अभिगमन करवा रहा है। कौन करवा रहा है, परमीएज। जब बाहर से लैक्टोज अंदर आएगी तभी जाके बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम उसको डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में तोड़ पाएगा। चलो भैया ये भी सीख लिया हमने। अब हमारे पास कौन सा जीन आता है, अल्फा क्रिस्टोनिक जीन। तो जो अल्फा जीन है जब ये इस जीन की जब अभिव्यक्ति होगी तो हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। क्या मिलेगा, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम मिलेगा। ये ठीक किस प्रकार काम करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के तरह ही काम करता है। मतलब ये भी लैक्टोज शुगर के जल अपघटन विघटन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि लेख प्रचालक में इन तीनों जीन की अभिव्यक्ति से मिलने वाले प्रोडक्ट ही इकोलाई के अंदर लैक्टोज के उपापचय के लिए क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। मतलब अगर ये तीनों जीन अपनी अभिव्यक्ति ना कर पाए तो इकोलाई कभी भी लैक्टोज का उपापचय नहीं करा पाएगी। क्या नहीं करा पाएगी, उपापचय नहीं करा पाएगी। चलिए तो अब देखते हैं किस प्रकार ये काम करता है। तो सबसे पहले लैक्टोज की बात कर लेते हैं, क्योंकि लेख प्रचालक नाम है भैया, मेन हीरो तो हमारा लैक्टोज है। तो हमने बोला जो लैक्टोज है वो ही क्या है, क्रियाधार है। क्या है बच्चों, क्रियाधार अर्थात सबस्ट्रेट है, मतलब जिस पर कोई एंजाइम काम करेगा। तो एंजाइम कौन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसको क्या करेगा, तोड़ेगा। मतलब कार्य करता है कौन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। किस पर, क्रियाधार पर। और ये क्रियाधार कौन है, लैक्टोज है। कौन है, लैक्टोज है। चलो
तो आप फिर से प्रचालक में आ जाओ, क्योंकि नाम क्या, लेख प्रचालक। तो मैं बोलती हूँ जो लैक्टोज है वो प्रचालक को सक्रियता भी करा रहा है, मतलब सक्रिय भी कर रहा है और निष्क्रिय भी कर रहा है। मतलब प्रचालक का आरंभन और समाप्ति किस पर, किसके हाथ से चल रही है, या किसके नियमन में, या किसके कंट्रोल में है। तो मैं बोलती हूँ लैक्टोज के कंट्रोल में, क्योंकि यही प्रचालक को ऑन कराएगा, क्या कराएगा, ऑन करवाएगा, या तो यही प्रचालक को क्या करवाएगा, ऑफ करवाएगा, चालू और बंद करवाएगा। मतलब बंद और चालू करने का नियमन प्रचालक को कौन करता है, लैक्टोज। इसीलिए प्रचालक का प्रेरक क्या है, प्रेरक मतलब इंड्यूसर किसको बोला गया है, लैक्टोज को। किसको बोला गया है, लैक्टोज को। मतलब मैं कह सकती हूँ अगर लैक्टोज इकोलाई के पास आ रहा है या उसके आसपास प्रेजेंट है तो ही ये प्रचालक ऑन मोड में जाएगा, और अगर लैक्टोज उपस्थित नहीं है तो प्रचालक किस मोड में रहेगा, ऑफ मोड में रहने वाला है। किस मोड में, ऑफ मोड में रहने वाला है। तो देख लेते हैं हम क्या बोल रहे हैं, जीवाणु, कौन से जीवाणु की बात की गई है, इकोलाई की। किसकी बात की गई बच्चों, इकोलाई की बात की गई है। इसकी हम क्या करा लें, वृद्धि करा लें। क्या करा लें, वृद्धि। किसमें करवा लेंगे, संवर्धन मीडियम में। किसमें, संवर्धन मीडियम को हम क्या बोलते हैं, या माध्यम को हम बोलते हैं ग्रोथ मीडियम। क्या बोलते हैं, ग्रोथ मीडियम। इस ग्रोथ मीडियम में मतलब संवर्धन माध्यम में हमने किसको रखा है, इकोलाई को। किसको रखा है, इकोलाई को, जिसका जीवाणु, ठीक है, किसको रखा है, जीवाणु अर्थात इकोलाई को रखा है। तो मैं कहती हूँ इस ये येलो कलर से जो मार्क किया वो जीवाणु अर्थात इकोलाई है, जिसकी हम ग्रोथ करा रहे हैं संवर्धन माध्यम में। इस इकोलाई के पास कार्बन सोर्स के रूप में ग्लूकोज अनुपस्थित हो गया। क्या हो गया, खत्म, पूरा यूटिलाइज कर लिया गया है। तो जब हम इस संवर्धन माध्यम में किसको ऐड करेंगे, लैक्टोज शुगर को। किसको ऐड करेंगे, लैक्टोज शुगर को। तो ये जीवाणु, इस जीवाणु के अंदर उपस्थित परमीज एंजाइम माध्यम में से लैक्टोज का अभिगमन कोशिका के अंदर करा देगा। क्या बोला मैंने, जीवाणु में उपस्थित कौन सा एंजाइम, परमीज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, परमीज एंजाइम माध्यम, कौन से माध्यम में, संवर्धन माध्यम में डाले जाने वाली लैक्टोज शुगर का क्या करवा देगा, अभिगमन। कहाँ करा देगा, कोशिका में करा देगा। तो बात आती है जीन जब अभिव्यक्ति नहीं किया है तो ये परमीज के कैसे आ गए हैं, क्योंकि पहले तो कौन आएगा, जेड जीन, फिर आएगा वाई जीन, फिर आएगा अल्फा जीन। तो बच्चों यहाँ याद रखने वाली बात है और इम्पोर्टेंट बात है कि जो लेख प्रचालक की अभिव्यक्ति अगर हमें करानी है तो निम्न स्तर पर परमीज एंजाइम जीवाणु कोशिका में हमेशा उपस्थित रहेगा, क्योंकि अगर निम्न स्तर पर ये एंजाइम उपस्थित नहीं रहेगा तो कभी भी लैक्टोज कोशिका के अंदर अभिगमन नहीं कर पाएगा और ओपेरॉन की, या मैं बोलूं लेख प्रचालक अपनी अभिव्यक्ति नहीं करा पाएगा। इसलिए निम्न स्तर का परमेज एंजाइम हमेशा जीवाणु के अंदर उपस्थित रहेगा। क्या कराने के लिए, अभिगमन। किसका अभिगमन, लैक्टोज का। कहां पर, जीवाणु की कोशिका के अंदर। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलो तो देख लेते हैं नेक्स्ट चीज क्या है। तो वापस से आ जाते, प्रचालक है मतलब ओपेरॉन है। कौन है ये, ओपेरॉन है। तो इस प्रचालक में कौन सा जीन था, नियमनकारी जीन, जिसका नाम क्या था, आई जीन। क्या बोल रहे थे, आई जीन। ये प्रचालक में 24/7, क्या बोला मैंने, 24/7 इसमें दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता रहता है। किसमें, प्रचालक में। कौन कर रहा है, आई जीन। 24/7 मतलब हमेशा संश्लेषण करा रहा है। किसका करवा रहा है, दमनकारी प्रोटीन का। किसका करवा रहा है, दमनकारी प्रोटीन का करवा रहा है। और ये दमनकारी प्रोटीन प्रचालक में उपस्थित, ध्यान रखना बच्चों, जो कंफ्यूजन करने वाली बात है वो यहीं पर है। मैंने क्या बोला, ये दमनकारी प्रोटीन प्रचालक में उपस्थित मतलब ओपेरॉन में उपस्थित। किस स्थल पर, प्रचालक स्थल पर। किस स्थल पर, प्रचालक स्थल का मतलब है ओपेरॉन रीजन पर। कौन से रीजन पर, ओपेरॉन रीजन पर। ठीक है, ओपेरॉन, सॉरी ओपेरॉन नहीं बच्चों, ऑपरेटर रीजन पर। कौन से रीजन पर, ओपेरॉन में उपस्थित ऑपरेटर रीजन पर। मतलब प्रचालक स्थल पर जाकर बंध जाएगा। कौन बंध रहा है, दमनकारी प्रोटीन। कौन बन रहा है, दमनकारी प्रोटीन। कहाँ बंध रहा है,
प्रचालेख में उपस्थित प्रचालक स्थल पर। कहाँ बन रहा है? प्रचालेख में उपस्थित प्रचालक स्थल पर जब बन जाएगा तो आपको पता है जब हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होगा। तो यही कौन? दमनकारी प्रोटीन किससे बनकर? प्रचालक स्थल से बनकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की क्रियाशीलता को रोक देता है। किसके ऊपर? प्रचालेख के ऊपर। अर्थात इस पूरे लेख प्रचालेख का अनुलेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि रास्ता ब्लॉक कर दिया है। किसने कर दिया है? दमनकारी प्रोटीन ने कर दिया है। ये और क्लियर होगा आपको जब हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? डायग्राम के अनुसार जब हम इस पूरी थ्योरी को अप्लाई करेंगे तब। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना क्या है कि आइजीन हमेशा किसको बना रहा है? दमनकारी प्रोटीन को बना रहा है। ये दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर रीजन अर्थात प्रचालक रीजन से जाकर जुड़ जाता है और किसको रोक देता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की क्रियाशीलता को। किसके ऊपर? प्रचालेख के ऊपर, जिससे इस प्रचालेख का अनुलेखन नहीं हो पाता, मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। तो अब बात कर लेते हैं इंड्यूसर, क्योंकि हमने बोला आइजीन का मतलब इंड्यूसर नहीं है। तो वास्तव में इस प्रचालेख को चालू करने के लिए आएगा कौन? अभी तो देखा लैक्टोज ही है जो क्या करा रहा है? चालू भी और बंद। चलो अब और इसको सिंपल वे में पढ़ लेते हैं। तो हमने बोला अगर प्रेरक, क्या बोला मैंने? प्रेरक क्या है? उपस्थित है। क्या है? उपस्थित है। ठीक है, तो प्रेरक के रूप में कौन उपस्थित है? लैक्टोज। कौन उपस्थित है? लैक्टोज और एलोलैक्टोज, जिसको हम क्या मान रहे हैं? प्रेरक मतलब इंड्यूसर। अगर ये उपस्थित है तो ये प्रेरक दमनकारी प्रोटीन को निष्क्रिय कर देगी। क्या कर देगी? निष्क्रिय कर देगी। मतलब प्रेरक जाकर दमनकारी प्रोटीन से बंध जाएगा और ये दमनकारी प्रोटीन जाकर प्रचालक स्थल से जुड़ नहीं पाएगा। अर्थात क्या हो गया है? निष्क्रिय हो जाएगा और जिसके फलस्वरूप आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उन्नायक स्थल से बंध कर प्रचालेख के अनुलेखन की प्रक्रिया का आरंभ कर देगा। मतलब प्रचालेख का क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो अब एक बात और ध्यान रखने वाली है। एक तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेरक के रूप में कौन काम करता है, तो आप आंसर लगाएंगे लैक्टोज और एलोलैक्टोज। फिर क्वेश्चन पूछेगा प्रेरक के रूप में कौन काम नहीं करता है, तो नहीं करने के लिए मैंने माइनस मार्किंग की है, मतलब माइनस चिन्ह बताया है। तो जो हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज है वो कभी भी लेख प्रचालक को चालू या बंद नहीं कराएगा। चालू और बंद कराने के लिए जो चाबी है वो कौन है? लैक्टोज और एलोलैक्टोज है। कौन है? लैक्टोज और एलोलैक्टोज है। तो मैं कह सकती हूँ लेख प्रचालक का नियमन किसके द्वारा हो रहा है? दमनकारी प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? दमनकारी प्रोटीन के द्वारा। इसलिए दमनकारी प्रोटीन द्वारा होने वाले लेख प्रचालक के नियमन को हम कैसा नियमन बोलते हैं? ऋणात्मक नियमन। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक नियमन। क्योंकि क्या है? दमनकारी प्रोटीन हमने बोला इनहिबिटर मतलब रोकने वाला, मतलब जिससे हमें जीन की अभिव्यक्ति नहीं मिलेगी। आ रही बात? कब नहीं मिलेगी? अगर माध्यम में लैक्टोज और एलोलैक्टोज उपस्थित नहीं तो पूरा का पूरा प्रचालक किस मोड में रहेगा? किस मोड में? बंद मोड में रहेगा। किस मोड में रहेगा? बंद मोड में रहेगा। आई होप सो आपको ये सब चीजें, पूरा डिस्क्रिप्शन है एनसीईआरटी की एक एक लाइन मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई है क्लियर हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर रहेगा वो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रहेगा कि वास्तव में प्रचालक कहाँ पर है, प्रचालक पर है, किस प्रकार दमनकारी प्रोटीन वहां जुड़कर उसको बंद करा देता है और कब नहीं जुड़ता तो वो ऑन मोड में रहता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।